नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे, अपनी तैयारी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, साथ में खेलते भी होंगे। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एकला मतलब अकेला इससे हरियाणवी निकल गई थी, कोई नहीं, मातृभाषा है हमारी। सिर्फ ना अकेला गेम खेलने से, सिर्फ अकेला पढ़ाई से, अलग अलग चीज़ें, हम सब चीज़ों को ना बैलेंस अगर करके चलेंगे तो लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। ठीक है, एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा, कोई गेम्स ज़्यादा खेलता है पढ़ाई नहीं करता तो भी वो लॉस में जाएगा। कोई पढ़ता ज़्यादा है गेम्स नहीं खेलता तो भी वो लॉस में जाएगा। कहीं ना कहीं फिजिकल जो भी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होगी वो चेंज हो जाएगी, मतलब जो भी उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे हो जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ ना हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। वो चाहे फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको अपने आसपास अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। आपके दोस्त कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलने, ऐसे दोस्त कभी नहीं बनाने चाहिए हमें जो हमें बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें बताएं। लाइक डजेंट मैटर, आप लोग अभी जैसे बच्चे हो, आप लोग बड़े हो रहे हो धीरे धीरे। जो नाइन्थ क्लास में भी आ चुके हैं वो बच्चे काइंड ऑफ, मैं कह सकता हूँ प्यूबर्टी में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, प्यूबर्टी फेज में है वो। तो अडोलसेंस, मैं कह सकता हूँ कि आपकी अडोलसेंस फेज चल रहा है। अब इसके अंदर ना क्या होता है जनरली, हम जहाँ यूँ होता है ना कि जहाँ लोगों को यूँ लगे कि ये बड़ा मज़ेदार काम है, चाहे वो ड्रिंकिंग हो गई, स्मोकिंग हो गई, कुछ भी, मतलब वो कूल दिखने के लिए, एक अपने काइंड ऑफ अपने ग्रुप में शो ऑफ करने के लिए ना वो बहुत सी बैड हैबिट्स की साइड चले जाते हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूँ वो बहुत गलत है। ठीक है, वो गलत कैसे है देखो, हेल्थ इश्यूज तो आ ही रहे हैं, बट कहीं ना इंसान के पास एक मोटिव खत्म हो जाता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, लाइक जो इंसान जो भी एक्स वाई जेड, मेल फीमेल, आजकल तो सब बराबर हो चुके हैं। बराबरी करनी थी टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, बट हम कर रहे हैं किस चीज़ में, बिगड़ने के हिसाब से। एक्चुअल में जो था ना कि विमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, वो जो चीज़ें चाहिए थी वो चाहिए किसी और फील्ड में थी, लोगों ने उसका फ़ायदा किसी और फील्ड में उठाना स्टार्ट कर दिया। इंडिपेंडेंस का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, एज वेल एज बॉय और गर्ल्स दोनों। अब मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की ना सोसाइटी के अंदर, जो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग जो भी मतलब नशे में इंक्लूड हो जाता है, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिनसे इंसान नशा कर सकता है। और वो डिस्कस क्या करनी है, वो तो बिल्कुल एक मैटर ऑफ डिबेट हो जाएगा। ठीक है, कि वो चीज़ें एक स्टूडेंट के सामने क्यों डिस्कस की जा रही है। बट स्टूडेंट्स आज के दिन सोशल मीडिया से लिंक्ड हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेरेंट्स को नहीं पता, उनसे ज़्यादा चीज़ें आजकल बच्चों को पता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो सोसाइटी में ऑब्जर्व किया गया है कि जो सुबह उठेगा ना इंसान, उसको सिर्फ यही वेट रहेगी कि जिस चीज़ का उसको नशा है, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो भी एक्स वाई जेड, जब तक वो उसको नहीं मिल जाएगा वो उसको अचीव करने के लिए पूरा दिन एफर्ट्स करेगा। वो अपना प्रोडक्टिव काम भूल जाएगा। और जैसे ही उसको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, वो अपने फिर नशे में पूरा दिन निकाल देगा और फिर वो सो जाएगा। नेक्स्ट डे अगेन सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। कहीं ना कहीं यूँ मान लो, कोई यूँ बोलता है ना कि दोस्त बोल दे, अरे आज आज ड्रिंक कर ले, आज आज स्मोक कर। नहीं, स्टार्टिंग अगर किसी चीज़ की कर ली ना, अब यूँ मान लो कि आपने कभी भी कोई ऐसी चीज़ देख लेना, आपने कभी गोलगप्पे खा के देखे होंगे, टेस्टी लगे होंगे, तो बहुत बार खाने की कोशिश की होगी ना आप लोगों ने। तो इंसान को, मैं ये नहीं कहता टेस्टी होती है वो चीज़, टचवुड अभी तक मैंने नहीं टेस्ट की है, करना भी नहीं चाहता। ठीक है, बट मैं यूँ मानता हूँ कि अगर इंसान एक बार किसी ऐसी चीज़ को टेस्ट करके देख लेता है ना, कि जिसमें उसको मज़ा आने लग जाए, तो उस चीज़ को रिपीट करेगा ही करेगा। और उसके बाद ना फ्रीक्वेंसी जैसे इंक्रीज होती जाएगी। अभी तो वो क्या पता एक महीने में एक बार, फिर 10 दिन में एक बार स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जो भी करे, फिर वो वीक, फिर डेज, फिर आवर्स, ऐसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उसकी। और फिर क्या होगा, कुछ नहीं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक लाइफ ख़राब हो जाती है इंसान की। तो ये थोड़ा सा, मैं ये मानता हूँ थोड़ा सा लेक्चर आप सबको देना ज़रूरी था। तो आशा करता हूँ आप सब फोकस करोगे। चलो आओ अपने टॉपिक टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब तक ना हम स्टडी कर रहे थे, हमने मैटर को पढ़ लिया है, मैटर प्योर है या नहीं वो पढ़ लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। ओ एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, तो पिछला कौन सा चैप्टर था आप लोग देख लेना, शायद वो था क्या बोलते हैं जिसमें हमने वैलेंसी और वो किए थे, क्या बोलते हैं, वैलेंसी की थी ना आई थिंक। चैप्टर का नेम क्या था,
लेट मी चेक। कल में ना दिमाग ऐसा हो चुका है, चीज़ों का ही नहीं पता होता। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हाँ, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें वैलेंसी वगैरह हमने डिस्कस की थी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, और एटम की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवरी साइंटिस्ट ने की कैसे, ठीक है, साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि एटम ढूंढते हैं, और कैसे ये समझ में आई कि एटम तो ढूंढ लिया, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें वो ढूंढते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में। अभी अच्छा किया मैंने उसका नेम देख लिया। हमने पिछले चैप्टर में ये चीज़ ढंग से पढ़ ली थी कि एटम को साइंटिस्ट ने ये बोल दिया था ये सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल मीन्स इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। इसका मतलब साइंटिस्ट को पता लग गया था कि एक ऐसी चीज़, कोई भी एक्स वाई जेड आप उठा लो, ये पेन उठा लो, कोई भी प्लास्टिक, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ उठा लो, आयरन उठा लो, यानी उसका कोई ना कोई एक छोटे से छोटा ऐसा पार्टिकल है जहाँ तक हम उसको तोड़ते जाएंगे एट द एंड अल्टीमेटली वो टूटना बंद हो जाएगा, और जो लास्ट पार्टिकल बचेगा विच इज कॉल्ड एज इनडिविजिबल पार्टिकल, और उसी को उन्होंने नाम क्या दे दिया, एटमॉस, और वी कैन से दैट एटम। तो एटम की जो स्ट्रक्चर है, अब किसी ने एटम तो देखा नहीं था, इतना छोटा था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था, एटम तो किसी ने नहीं देखा। तो फिर एटम की स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करें, हम किसी चीज़ को डिफाइन करेंगे, लाइक अगर हमें बताना हो ताजमहल ऐसा है, तो ताजमहल की कोई इमेज दिखाओ ना, कोई स्ट्रक्चर दिखाओ, फोटो दिखाओ, तब तो लोग समझेंगे ना कि ताजमहल कैसा है। तो सोसाइटी ने या वर्ल्ड ने ये डिमांड की कि भाई हमें दिखाओ तो एटम कैसा है। तो फिर साइंटिस्ट ने फर्दर जो हमारी 19th सेंचुरी थी उसमें ना एफर्ट्स करने स्टार्ट किए, 19th बोले या 20th, 1905 के आसपास शायद, आई थिंक। मैं अभी ये पेज लगा रहा था तब यहाँ पे मैंने देखा, कहाँ गया, हाँ 19th सेंचुरी, सॉरी, हाँ 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट के सामने ये ना एक टास्क आया कि स्ट्रक्चर ढूंढो भाई, एटम का स्ट्रक्चर बनाओ कैसा होता है। तो फिर साइंटिस्ट ने ना फर्दर ये स्टार्ट किया कि चलो एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं कुछ। सबसे पहले उन्होंने क्या टेस्ट किया, दो चीज़ों को रब करके देखा। कौन कौन सी चीज़ें, देखो, कॉम्ब, ड्राई हेयर, कॉम्ब एंड ड्राई हेयर को उन्होंने क्या करके देखा, रब करके देखा। उससे उनको क्या पता लगा कि दो चीज़ों को जब रब किया गया ना तो दोनों के ऊपर चार्ज आ गया था, दोनों के ऊपर क्या आ गया था, चार्ज। वहीं से उनको ये पता लग गया कि देखो भाई, अभी तक ये थ्योरी आ चुकी थी कि एटम क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, तो पहली बात ये गलत, इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, उससे आगे भी फर्दर उसको तोड़ सकते हैं। और उसके अंदर ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, चार्जेस, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, चार्जेस, ठीक है, ओके। हाँ, म्यूजिक चल रहा है, ओके, इसमें ठीक है। उन्होंने फर्दर उसको ये चेक कर लिया था, अरे मतलब उसका मास के बारे में लिखा हुआ था, वो मैं आगे आपको पढ़ के बता भी दूंगा, आप लोग खुद स्टडी करना, या फिर मैं बता ही देता हूँ, आ जाओ। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particle in an atom. It was known by 19th century basically that the atom was individual particle but contained identified by but contained at least one subatomic particle, the electron identified by J.J. Thomson. तो जो उन्होंने ना ये डिफाइन किया था कि उसके अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको क्या नाम दिया गया, चार्जेस, जो क्या क्या थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हमें अब पता है, तब नहीं पता था। तो सबसे पहले किसका नाम लिया गया, इलेक्ट्रॉन का, जो किसने डिस्कवर किया, जे जे थॉमसन ने। मैं लिखवा भी देता हूँ एक बार किसने क्या डिस्कवर किया था।
ये थोड़ा सा ना काइंड ऑफ कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो मैंने अलग से लिख दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये 3 जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनको आगे पढ़ते जाएंगे, सीरीज में पढ़ेंगे। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, फिर प्रोटॉन की होगी, फिर न्यूट्रॉन की होगी। इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, प्रोटॉन की क्या है, और न्यूट्रॉन की क्या है, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ये इसमें कुछ एज सच ना बताने का है नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम और उनकी डिस्कवरी के बारे में इसमें बताया हुआ है। हम मेन मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सो दैट क्लास थोड़ी सी कंसाइज रहे और टॉपिक्स हम ज़्यादा कवर कर पाएँ। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वी हैव लर्नड अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 सजेस्टेड इंडिविजुअल। ओके, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि हमने चैप्टर 3 में ये पढ़ लिया था कि जो हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन, जॉन डाल्टन, उन्होंने ये कहा था कि एटम को हम फर्दर आगे तोड़ नहीं सकते। बट एक स्टडी के थ्रू हमें ये पता लग गया कि उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनको ये पता लग गया कि तोड़ तो नहीं सकते, बट उसके अंदर और चीज़ें भी हैं, ठीक है। यानी एटम से छोटी और भी चीज़ें हैं जो एटम को क्या कर रही हैं, जो एटम को बना रही हैं, ठीक है। उनके बारे में डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने क्या दी, एक थ्योरी। ये उनको पता लग चुका था कि एटम के पास क्या है, चार्जेस हैं। एटम के पास क्या है, चार्जेस है, और बराबर चार्जेस हैं। देखो नॉर्मली पड़ी कोई भी चीज़ चार्ज नहीं है, मैंने इसके ऊपर हाथ लगाया है, ये इसके ऊपर से मुझे कोई करंट नहीं लग रहा है, बट मैं इसको अगर हेयर्स के अंदर ऐसे रब कर देता हूँ, ठीक है, तो ये छोटे मोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, रिपेल करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना कहीं इम्बैलेंस चार्जेस हो चुके हैं, इम्बैलेंस चार्जेस। इसका मतलब सर चार्जेस तो अब भी हैं, या तो ज़्यादा हो गए हैं या थोड़े कम हो गए हैं। जो पहले थे इम्बैलेंस मतलब बैलेंस थे पहले, हाँ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी बराबर थे, बैलेंस थे, ना अट्रैक्ट कर रहे थे ना रिपेल कर रहे थे। बट अब क्या हुआ, या तो पॉजिटिव बढ़ गया या नेगेटिव बढ़ गया, जो भी चार्ज बढ़ा उसके कारण क्या हो जाएगा, इसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन आ जाएगी, ठीक है। तो हाँ, जे थॉमसन ने क्या मॉडल दिया, वाटरमेलन की एक मतलब शेप जैसा सा उन्होंने ना, ये देखो लिख भी रखा है। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एटम बी सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रिसमस पडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो एटम है एक स्फेरिकल बॉल जैसा, इन्होंने कहा कि जैसा एक स्फेरिकल बॉल जैसा, उसके अंदर जो अंदर का पल्प है, जो अंदर का सारा जो हमारे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट होता है ना, वो उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव। और जो सीड हैं, ब्लैक कलर के सीड उसके अंदर होते हैं ना, उनको उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो वैसा वैसा सा उन्होंने क्या दिया हमारे सामने मॉडल, और ये आप शेप देख भी सकते हो, उन्होंने ये मॉडल दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट के सामने एक चीज़ आ गया, एक थ्योरी आ गई कि एटम कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। दूसरी बात, उसके अंदर इक्वल अमाउंट में क्या है, चार्जेस हैं, ये उनके सामने आ गई। तो इसने अपनी थ्योरी प्रपोज की, ये रही, मैं आपको थॉमसन भाई साहब दिखा देता हूँ, ये जे थॉमसन भाई साहब। तो इन्होंने क्या कहा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ये मैंने बताया था अभी तुम्हें, एक स्फेरिकल बॉल मान ली, कैसी, वाटरमेलन जैसी, तरबूज जैसी। तरबूज को काटेंगे, अंदर रेड कलर का पार्ट निकलेगा, रेड कलर का पार्ट पूरा क्या कहा इन्होंने, पॉजिटिव है, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बीजों की तरह बीच में एम्बेडेड है, ठीक है, ये उन्होंने कहा। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और उन्होंने ये भी कहा कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तभी तो वो ना किसी चीज़ को अट्रैक्ट करा ना किसी चीज़ को रिपेल करा। तो इन्होंने इतना जवाब दे दिया था और हमें समझ में आ गया कि भाई एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट सर फिर उसने अट्रैक्ट कैसे की चीज़ें, हमने रब किया ना, तो ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ चार्जेस मूव कर गए, तो चार्जेस के इम्बैलेंस की वजह से ना उसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स आ गया था, ठीक है। फिर कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे हमारे रदरफोर्ड भाई साहब आए। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला गया। क्या बोला गया, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ कि जो थ्योरी थॉमसन ने दी थी वो सही है या नहीं। तो इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल क्यों ली, गोल्ड को हम काफ़ी हद तक पतला कर सकते हैं, गोल्ड को हम बहुत पतले उस तक लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली और उसको इस कदर पतला कर दिया, इतना हद तक थिन उसको कर दिया ना, मार मार के या
घिस घिस के, कि उसकी जो विड्थ होगी ना, उसकी जो मोटाई है वो इतनी रह गई कि अगर एक लाइन में 1000 एटम्स को रखें तो उससे वो फॉइल बनी हुई है। इतना पतला उन्होंने रख लिया उसको, ठीक है, ये उन्होंने यही कह रखा है। ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, 1000 एटम्स जितनी थिक ही थी वो गोल्ड फॉइल। तो उसने हीलियम के क्या लिए, हीलियम क्या बोलते हैं, हीलियम के लिए थे, हाँ, हीलियम आयंस लिए। अब हीलियम आयन कैसा था, हैवी था, और ये क्या था, अल्फा पार्टिकल आर डबल चार्ज, डबल चार्ज थे ये, किससे, हाइड्रोजन से। और एक बात, हीलियम आयन लिया इन्होंने, ये कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज। सिंस दे हैव मास ऑफ 4 यूनिट, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उसके पास अच्छी खासी एनर्जी भी थी। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन अ गोल्ड एटम। मेन चीज जो कैच इस पॉइंट के साथ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आया कि उसने ये कहा कि अगर पूरा स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो पार्टिकल्स भेजेगा वो पॉजिटिव से पॉजिटिव जाके टकराएंगे और रिपेल होके वापस आ जाएंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी है ना, सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसने यहाँ पे ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट अरेंज कर लिया जिसमें इसने ये वाला मॉडल रखा, ठीक है। अब इसके ऊपर इसने क्या किया, इसने कहा कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फेंके जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फेंके जाएंगे, तो ये पूरा ही क्या है, पूरा ही पॉजिटिव है। जो रेड पार्ट मैंने बोला था आपको, पूरा ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जाके टकराएगी और वापस आ जाएगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव जाके टकराएगी और वापस आ जाएगी। तो इनका मतलब तो यही था, पॉजिटिव से चीज़ पॉजिटिव से टकराएगी और वापस आ जाएगी। अगर नेगेटिव होता तो वहीं रह जाती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी स्क्रीन लगा दी ना, इन्होंने एक ऐसी काइंड ऑफ ऐसी सी स्क्रीन लगा दी जिसने उसको कंप्लीटली राउंड कवर कर लिया। क्या कर लिया, कंप्लीटली राउंड में कवर कर लिया। और अब अगर सारे पॉजिटिव आ जाते, यहाँ तक ले आओ इस स्क्रीन को, और सारे पॉजिटिव बाउंस बैक हो जाते, तो ये सारा रिफ्लेक्शन यहाँ होना था, सारे रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के ऊपर होना था। बट ये रिफ्लेक्शन यहाँ तो मिला ही नहीं। आओ देखते हैं कहाँ मिला रिफ्लेक्शन। देखो, ये उसने ना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए ये अरेंजमेंट किया था। तो जो उसने अल्फा पार्टिकल्स भेजे, ये देखो, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे ही निकल गए, ये चला गया, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया। अभी तक उसके पास कोई रिजल्ट नहीं था अभी तक। अगर मानो तो मैं अगर इनको रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इनको रिमूव कर सकता हूँ, सही रहेगा। मैं ऊपर ऊपर वाली लाइन से रब कर रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि उसके पास अभी तक कोई भी ऐसा सच एक्सपेरिमेंट है नहीं, ठीक है। तो उसके सामने सिर्फ ये चीज़ है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो चेक किया, लाइंस तो सीधी निकल गई, बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए। और यहाँ पे जो उसने स्क्रीन लगाई थी, स्क्रीन के ऊपर इन्होंने तो पैटर्न बना दिया, यहाँ पे आके सीधा शेडो बना, सॉरी शेडो क्यों बनाएंगे, ये तो डायरेक्ट आगे लाइट गिर गई यहाँ पे तो आके, तो एक पैटर्न बन गया यहाँ पे आके। तो इसका मतलब सबसे पहली स्टडी तो उसके सामने आई कि जो उसने कहा था, किसने, जो हमारे जे थॉमसन भाई साहब ने हमें कहा था कि पूरा एटम अंदर से पॉजिटिवली चार्ज है, वो तो उसने सरासर गलत कहा था। क्योंकि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता तो इसके अंदर से चीज़ें क्रॉस करती ही ना। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव था। तो इसने ये तो हमें कह दिया था कि इसके अंदर से वो चीज़ें क्रॉस करती ही ना, ये वहीं रहनी थी। बट इसके अंदर से क्रॉस कर गई, इसका मतलब इसके पास एक पहला पॉइंट आ चुका था कि मोस्ट ऑफ पार्ट एटम का क्या है, खाली है। मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, खाली है, ठीक है। तो उसने मोस्ट ऑफ पार्ट को खाली मान लिया। फिर उसके पास एक और स्टडी आई, फिर उसके पास क्या आई, एक और स्टडी। उसमें क्या देखा उसने कि कुछ पार्टिकल्स एक एंगल के ऊपर आ गए, दिख रहे होंगे आपको। कुछ पार्टिकल्स और एक एंगल के ऊपर चले गए, कुछ पार्टिकल्स
आए जरूर, आ गए हाँ, यहाँ तक आए, बट यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अगर आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, तो उससे बाउंस हो गए, थोड़े से एक एंगल के ऊपर चले गए टेढ़े। मैं इसको बना देता हूँ ढंग से। एक सेकंड, शेप्स, छोटे बड़े बन गए ये तो है ना, बराबर कर लेते हैं, ठीक हो गए, बराबर ही हैं, इसमें कोई ऐसा सच रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, उनके सामने ऐसे ना ये एक फॉइल थी, तो बहुत सारे पार्टिकल्स तो ऐसे सीधे निकल गए, बहुत सारे निकल गए थे, बहुत सारे तो सीधे निकल चुके थे, बट उन्होंने क्या देखा, कुछ पार्टिकल्स आए और ऐसे मुड़ के चले गए। इसका मतलब यूं नहीं होता कि हमारे पास एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है, उसके ऐसे पास लेके आए और उसमें रिपल्शन हुई और ऐसे साइड से निकल गया। हमने यहाँ एक मैग्नेट रखा, इस साइड उसका क्या है, नॉर्थ पोल है, और दूसरा एक और मैग्नेट ले आए, उसका इस साइड नॉर्थ पोल है, तो मैंने ना उसको ऐसे फेंक दिया, फेंका तो यहाँ पे पास में आते उसके ऊपर रिपल्शन लगा और वो साइड से निकल गया, साइड से निकल गया, सेम एज इट इज। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको लगा, क्या है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने इस अल्फा पार्टिकल को जो इस साइड मूव कर रहा था, इसको यहाँ आते ही ऊपर की साइड धकेल दिया, थोड़ा सा अपने रास्ते से क्या करवा दिया, डेविएट करवा दिया, मतलब थोड़ा अपने रास्ते से निकल चुका है वो आगे। फिर क्या हुआ, और थोड़ा सा जो पार्टिकल इसके क्लोज आया, थोड़ा सा और ज्यादा क्लोज आया, वो और ज्यादा एंगल के ऊपर चला गया, जो थोड़ा सा ज्यादा क्लोज आया वो और ज्यादा एंगल के ऊपर चला गया। बिल्कुल एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल आया जो बिल्कुल इसके सामने टकराया, आउट ऑफ 12,000, 12,000 अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर चुके थे, नहीं 11,999, जब 11,999 क्रॉस कर चुके थे, उनमें से एक इकलौता ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो ऐसे टकराया, ऐसे टकराया और वापस मुड़ लिया, क्योंकि उसकी तो टक्कर आमने सामने हो गई, उसकी टक्कर क्या हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट आमने सामने हो गई, तो उसने क्या कर लिया, वापस से यू टर्न ले लिया। तो वहीं से उसको समझ में आ गया था रदरफोर्ड को, देखो अगर सारे सीधे जा चुके थे, इसका मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट तो क्या था, एम्प्टी था, मोस्ट ऑफ पार्ट क्या था, एम्प्टी था, लाइक 12,000 में से एक टकराया डायरेक्ट, यानी कितना छोटा हो गया एटम का, वो सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, कितना छोटा हो गया। तो इसने ये कहा कि ये पार्टिकल कैसा था, मेरा पॉजिटिवली चार्ज था, तो इसने ये कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा इस पॉइंट के अंदर है, इतना पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एक सिंगल छोटे से एक न्यूक्लियस के अंदर है, दिस इज द न्यूक्लियस। तो ये चीज उसने समझा दी थी, ठीक है। आ जाते हैं अपने वापस से इस पे, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक, कि उसने इतना हम सबको क्लियर कर दिया कि भैया पूरा जो एटम है उसमें से मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, खाली है, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशंस उसने की वो उसने बताया हमें, ये देखो, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से सीधे निकल चुके थे, सीधे ही क्रॉस करके चले गए थे, ठीक है सर। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एक बहुत स्मॉल एंगल से उसने क्या कर दिए थे, डिफ्लेक्ट कर दिए थे, बड़ा एंगल तो मोर देन 90 बोलेंगे ना, कुछ अल्फा पार्टिकल्स उसने बहुत छोटे एंगल से उसने क्या कर दिया, लाइक अगर यहाँ पे एंगल आप बना के देखोगे, यहाँ पे एंगल बनाओगे तो ये तो कहीं ना कहीं 10 डिग्री होगा, यहाँ पे बनाओगे कहीं ना कहीं 30 डिग्री होगा,
तो ऐसे उसने ना बहुत स्मॉल एंगल के ऊपर ना पार्टिकल्स को डेविएट करवा दिया। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू बी रीबाउंड। रीबाउंड मतलब जो आ रहा था, आते आते टकराया और अपना रास्ता यू टर्न लेके वहीं की वहीं मुड़ के चला गया। रीबाउंड मतलब टकरा के वापस फेंक दिया, रिपेल कर दिया उसको। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने कही कि मुझे देखो ये चीज़ें समझ में आई, जितना भी उन्होंने वो किया ना एक्सपेरिमेंट। ये थे हमारे रदरफोर्ड भाई साहब। ठीक है, इनको 1908 में ना नोबेल प्राइज भी मिला था न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। अभी बताऊंगा मैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने की थी। लिखवाया था क्या? अच्छा वो न्यूट्रॉन लिखा था हमने, सॉरी, वो हमने न्यूट्रॉन लिखा था। हाँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, अब ये चीज़ अलग है। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन ओपन फील्ड। ओके, ये तो इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है। एक सेकंड पढ़ता हूँ, एक सेकंड, छोटा हो जाओ भाई। स्टोन स्ट्राइक्स साउंड 10 times but blindfolded child barbed wire। अच्छा हाँ, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक मतलब काइंड ऑफ एग्जांपल दे रखा है कि एक इंसान को हम पत्थर दे के खड़ा कर दें और उसको कहें दीवार पे मार, आंखें बंद कर ले, तो दीवार पे मारेगा। ठीक है, अंधा व्यक्ति है, दीवार पे मार रहा है, जितनी बार दीवार पे लगा वो कहेगा कि दीवार पे लग रहे हैं, देखो जितनी बार आवाज आई। फिर उसको ना एक खुली जाली, मतलब खुली जाली इतनी खुली हो, कम से कम इतने इतने उसके अंदर पार्टीशन हो, ऐसी जाली के सामने खड़ा कर दिया और उसको कहा पत्थर मारो। अब तो बहुत देर तक मारता रहा, कोई लग जाए और कोई सीधा अंदर से बीच से निकल जाए। तो उसने ये कहा कि बहुत सारे खाली गए हैं, एक लगा है बहुत सारों में से, कितनों में से, 12,000 में से एक लगा है। उसने ये कह दिया। ये एक्टिविटी है, ये एक्चुअल में हमारी इसी थ्योरी से लिंक्ड है जो इन्होंने कहा उसको समझाने के लिए। तो उसने क्या कहा, सबसे पहली बात तो ये हमने पढ़ लिया है, वैसे ये इसके जो स्टोरी इसने बताई वो स्टोरी हम समझ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। बहुत सारा स्पेस जो एटम के अंदर है वो क्या है, एम्प्टी है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत हद तक निकल के जा रहे हैं। 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ है, बाउंस बैक हुआ है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। कोई भी उन्होंने एंगल पे डिफ्लेक्शन नहीं शो किया, सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ निकल गए, कुछ एक ने शो किया। वेरी फ्यू पार्टिकल वर deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे आए जो बहुत थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट होके गए, ऐसे आए और थोड़े एंगल पे निकल गए। समझ गए? वो क्यों निकल के गए? क्योंकि वहां कहीं ना कहीं एक रिपल्सिव फोर्स थी। रिपल्सिव कैसे सर? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर बैठा है तो वहां पे कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गई, कौन सी? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो थोड़ा सा एक एंगल के ऊपर चला गया। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। एक बहुत स्मॉल पोर्शन, एक स्मॉल फ्रैक्शन ऐसा था जिसने सिर्फ एग्जैक्ट आमने सामने टक्कर हुई और पूरा एग्जैक्ट 180 डिग्री एंगल घूम गए और वापस मुड़ गए। 180 डिग्री तो क्या घूमे, आमने सामने टकराए और वापस चले गए, बाउंस हुए वो। इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड atom were concentrated in a very little small space or volume, we can say that, within the atom। तो उन्होंने क्या कहा कि जितना सारा मास है ना पूरे एटम का, या जितना सारा पॉजिटिव है, वो एक छोटे से पार्ट में सेव है। लाइक अगर ये पूरा रूम, दिस होल रूम इज एन एटम, सो दिस टिप ऑफ सो द टिप ऑफ दिस पेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। यानी अगर पूरा एक बड़ा रूम है, उसमें से इस रूम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो एक सुई की जो आगे की बिल्कुल शार्प जो नीडल बनती है ना, वो क्या है, न्यूक्लियस होगी। बट कहीं ना कहीं मैं इसका एग्जांपल ले सकता हूँ। आप अपने रूम में बैठे हैं, जहाँ भी क्लास में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आप यूँ देखो कि आपके पेन के ऊपर ना एक बॉल लगी होगी, पेन की टिप के आगे एक बॉल होगी। ठीक है, जो बॉल चलती है जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन जिससे बनता है। अब वो जो बॉल आगे लगी हुई है ना, वो बॉल आप यूं देखो कि वो न्यूक्लियस है और ये रूम पूरा क्या है, एटम। इतना उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इतना खाली स्पेस है और इतने छोटे से पार्ट में क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। This experiment therefore put forward the nuclear
मॉडल ऑफ एन एटम, तो उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया, यही सेम बात कही। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड एज न्यूक्लियस, तो जो बीच में है बिल्कुल छोटा सा पार्ट है उसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, सारा मास जो एटम का होगा वो न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि अगर बीच में कहीं भी मास होता ना तो जो पार्टिकल आए थे वो थोड़े बहुत स्लो हो जाने थे, या कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाने थे, या वो भी मुड़ जाने थे। यानी कि मास सारा कहाँ पे बता दिया इसने, सारा का सारा कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, उन्होंने एक चीज़ और क्लियर कर दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं रुके हुए होते बीच में, तो वो भी तो या तो अट्रैक्ट हो जाते, वो वहीं चिपक जाते, कुछ ना कुछ तो बात होती। इन्होंने ये कहा कि वो भी एक सर्कुलर पाथ के अंदर वहीं पे घूम रहे हैं, कहाँ, न्यूक्लियस से बाहर, एक प्रॉपर अपने एक सर्कुलर पाथ के अंदर। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का साइज है एज कम्पेयर टू एटम बहुत छोटा है, वो मैंने आपको बता भी दिया है कि पेन की टिप और रूम के हिसाब से आप देख सकते हो। हाँ, तो इन्होंने ना फिर ये थ्योरी तो दे दी थी, अब देखो थॉमसन के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, डाल्टन के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो यहाँ पे रदरफोर्ड के भी कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। ड्रॉबैक्स मतलब उसकी थ्योरी में जो कमियां हैं, वो कमियां यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रदरफोर्ड की डिस्कस करने के बाद में नेक्स्ट क्लास में वो कर दूंगा बाकी चैप्टर को, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, और जो बातें आपको समझाई गई थी प्लीज़ उनका ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा कि अपने एक शेल के अंदर ना वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी इसका मतलब कि पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन ना कहीं उनके पास कोई ना कोई एक एनर्जी है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो शेल्स के अंदर घूम रहे, तो ये एक एनर्जी नहीं डिफाइन कर पाए। क्या नहीं डिफाइन कर पाई, ये एनर्जी नहीं डिफाइन कर पाई, यही उनका क्या था, ड्रॉबैक था, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट, अपने नोट्स बनाते रहें। एनसीईआरटी से इसलिए करवाया जा रहा है सो दैट आप सामने अपने बुक रखो एनसीईआरटी, और आप लेक्चर लगा लो अपने आगे, और एक एक लाइन टू लाइन पढ़ते रहो और चीज़ें समझते रहो, बीच में पॉज कर दो, पैराग्राफ को पढ़ो, फिर थ्योरी सुन लो, ठीक है। लिख के देता हूँ, पूरा पूरा चैप्टर बिल्कुल लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगा, कभी आपको यूँ नहीं लगेगा कि कोई कमी रह गई उसमें। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, अपने पेपर्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, नवंबर चल रहा है, ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे प्री बोर्ड 9th के, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा विदाउट प्रिपरेशन रहे। जनरली पेरेंट्स यूँ मानते हैं कि कोचिंग पे भेज दें, ठीक है, स्क्रीन टाइम तो बच्चों को वैसे भी देख अपना कंप्लीट करना है, वो तो उनके लिए ना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है, क्या करें, उनके बिजनेस चलते हैं बेचारों के। बट मैं यूँ मानता हूँ अगर उनको स्क्रीन देखनी ही है तो एटलीस्ट क्लास देख लें, नहीं देखेंगे मैं मानता हूँ, हम भी ऐसे ही होते थे, बट बेटा अब समझ में आ रहा है और आपको समझा रहे हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझ लो। ओके बाय, टाटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।